about to start with 3.8 law of equipartition of energy. कल ये टॉपिक मैंने पढ़ाया था मगर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स शायद नहीं समझ पाए थे ठीक से, इसीलिए इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिए। तो हम लोग पेज नंबर 61 ठीक है 3.8 पर है, लेकिन आई रिक्वेस्ट कि आप लोग पेज नंबर 62 पर आ जाओ, क्योंकि 62 पर राइट हैंड साइड जो है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ठीक है उसके बाद ऑफ एनर्जी, उसका डेफिनेशन या स्टेटमेंट दिया है। क्या बोला है उसके स्टेटमेंट में? फॉर अ गैस इन इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T ठीक है, द एवरेज एनर्जी फॉर मॉलिक्यूल associated with each quadratic term is half kBT ठीक है। ये इसका स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट को समझते हैं तो कुछ बातें क्लियर हो सकती है। फॉर गैस, कोई भी एक गैस एट थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब क्या बोला गया है कि सपोज करो एक कंटेनर है और इसके अंदर कोई गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। समझ में आया? अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस कुछ इस तरह से रहेगा, जेड एक्सिस ठीक है। ये एज्यूम करें कि कंटेनर है ठीक है, 3D व्यू में कंटेनर है, इसके अंदर गैस है, बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं और ये अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस हम लोग इसको एज्यूम कर रहे हैं। तो ये क्या बोल रहा है स्टेटमेंट? फॉर अ गैस, कौन सा गैस? जो कंटेनर में है ठीक है, इन थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब क्या? देखो, इक्विलिब्रियम मतलब क्या? बाहर का टेम्परेचर एंड इनसाइड टेम्परेचर, ये दोनों भी जब इक्वल होता है उसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। बोला समझा? इस रूम का टेम्परेचर और बाहर का जो टेम्परेचर है अगर इक्वल हुआ तो उसको बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम फॉर दिस टू ऑब्जेक्ट्स या फॉर दिस टू सराउंडिंग्स। समझ में आया? लेकिन पता चला यहाँ लोग ज़्यादा है और मतलब बाहर प्लांटेशन भी है, यहाँ लोग ज़्यादा तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, तो यहाँ का टेम्परेचर अगर बढ़ गया कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से तो फिर इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। इन शॉर्ट इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब क्या? इक्वल होगा। किसका? कंटेनर का भी टेम्परेचर और बाहर का भी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर भी सेम रहेगा ठीक है। फॉर गैस, कौन सा गैस? जो कंटेनर में, इन थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी थर्मल इक्विलिब्रियम पर जो है, और इसको टेम्परेचर को T माना गया ठीक है। एट थर्मल इक्विलिब्रियम क्या बोल रहा है ये? द एवरेज एनर्जी फॉर मॉलिक्यूल, हर एक मॉलिक्यूल के पास जो एवरेज एनर्जी, एवरेज मतलब क्या? यानी कि एक्स एक्सिस पे जा रहा है वो एनर्जी, वाई एक्सिस पे जा रहा है वो एनर्जी, जेड एक्सिस पे जा रहा है वो एनर्जी, इन लोगों की अगर हम लोग एवरेज निकालेंगे, इसलिए एवरेज बोला गया है। समझ में आया? तो एवरेज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ठीक है, फॉर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विथ ईच क्वाड्रेटिक टर्म। ईच क्वाड्रेटिक टर्म यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है कि ईच एक्सिस को समझ में आया? ईच एक्सिस इज व्हाट? हाफ के बी और ये पी, वेयर के बी इज अ बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। समझ में आ गया? और ये टेम्परेचर तुम लोग को समझ में आ रहा है? ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई मॉलिक्यूल किसी कंटेनर में है और इस कंटेनर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर को अगर इक्वल करता है, उस टाइम पर हर एक मॉलिक्यूल का एवरेज जो एनर्जी होती है वो हर एक की 1/2 kBT रहेगी फॉर ईच कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी यहाँ गया x के लिए तो हाफ kBT, यहाँ गया तो हाफ kBT, यहाँ गया तो हाफ kBT। अगर इन लोगों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3 × हाफ, क्योंकि 3 कोऑर्डिनेट यानी कि एक्सिस पे जा रहा है तो क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/2 kBT। और ये हम लोगों ने पिछले वाले इक्वेशन में हम लोगों ने ये फॉर्मूला डिराइव किया था। तो ये 3 क्या बता रहा है? 3 बता रहा है कि वो 3 एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होगे सर ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही जाएगा, ऐसा भी तो जा सकता है, इधर भी तो जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। हाँ, अगर जब वो इधर जाएगा तो हम लोग उसको क्या मानेंगे? जैसे अभी देखो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो हम लोग क्या करते हैं? उसके कोऑर्डिनेट्स ढूंढते हैं और इसको क्या लिखते हैं? x, y। बोलो सही। x के ऊपर अगर वो 2 पर है और इधर 3 पर है तो इसको लिखेंगे, पहले x का लिखते हैं, ये रूल है,
2/3। तुम लोग समझ रहे हैं कि नहीं? भले ही अब वो किधर भी जाए रैंडमली, हम लोग एक्सिस को पकड़कर ही बात करेंगे। अब समझ में आया? ये 2D में, लेकिन 3D में जेड एक्सिस को भी कंसिडर करना पड़ता है। तो आप हमेशा ये मत समझो कि यही जा रहे हैं, समझ में किधर भी जा सकता है, लेकिन एक बोलते ना एक चीज़ को पकड़कर बात कर रहे हैं, वो है एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तुम लोग को ये समझा? इन शॉर्ट, कोई भी कंटेनर में अगर गैस मॉलिक्यूल है, उस कंटेनर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से अगर इक्वल मेल खाता है, उस टाइम पर हर एक मॉलिक्यूल का एवरेज एनर्जी जो रहेगा हाफ इंटू KBT रहेगा। हाफ इंटू KBT फॉर ईच एक्सिस, हाफ KBT फॉर ईच एक्सिस। अभी समझा? समझ में आ गया? उसके बाद कल समझ में आया? उसके बाद कल मैंने तुम लोगों को कुछ डिक्टेट किया था, ठीक है? उसके बाद क्या है, मैंने तुम लोगों को कल डिक्टेट किया था, मालूम है? ये वाला, कंसीडर अ गैस मॉलिक्यूल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो वो वाला हम लोगों को ये देखना है, ठीक है? एक बार फिर भी मैं ये करके बता देता हूँ। ये समझ में आ गया? ठीक है, होप सो। प्लीज़ ध्यान दो, इधर से ध्यान अगर हटेगा तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, चीज़ें जल्दी समझ में नहीं आएगी, ठीक है? अभी देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सपोज़ करो कोई एक गैस मॉलिक्यूल है, वो अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस फ्रीली किधर भी जा सकता है। अगर वो मूव कर रहा है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो अगर वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हम लोग क्या देंगे? अलोंग एक्स एक्सिस क्या देंगे? बोलो, हाफ mv²। और ये एक्स रेस, अगर वो वाई एक्सिस के ज़रिए से जा रहा है तो क्या देंगे? हाफ mv²। और ये वाई एक्सिस, अगर वो z, ठीक है, हम लोग 3D के हिसाब से बात करेंगे तो z को कंसिडर करना पड़ेगा हाफ mv²। और ये z एक्सिस। अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी, ये कल हो चुका है लेकिन फिर भी रिवाइज करवा रहा हूँ, टोटल काइनेटिक एनर्जी हम लोग क्या बोलेंगे? हाफ mv²x, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, ठीक है, प्लस हाफ mv² y प्लस हाफ mv² और ये z। ये तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल हो गई। एवरेज काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं? तो आपके बुक में बोला है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको ऐसा नोकीला वाला क्या बना देने का है? ब्रैकेट बनाना है। ये मैं डिक्टेट कर चुका हूँ ना आप लोगों को, ठीक है? इज इक्वल टू, अब देखो ये क्या हो जा रहा है? हाफ, ठीक है, mv²x, ठीक है, ठीक है, इतना समझ गया? अरे बोलो इतना समझा। लेकिन ये इसके टोटल काइनेटिक एनर्जी हो गई। लेकिन अगर टोटल एनर्जी की बात करें तो हमारे पास टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? 3/2 KBT। ये हमारे पास टोटल एनर्जी है। इसका मतलब हम लोग इसके जगह पर, यानी इसकी जगह पर हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं? 3/2, समझ में आया? KBT। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे, यानी कि ये हो जाएगा हाफ KBT, क्योंकि स्टेटमेंट के हिसाब से हाफ KBT। अरे बोलो समझा कि नहीं? हाफ KBT और ये भी हाफ KBT। क्यों? क्योंकि ये ऑलमोस्ट एक दूसरे को कॉमन। आपकी बुक में देखो दिया है, आपकी बुक में क्या दिया है मालूम है? इसने बोला है कि अगर ये ऐसा दिया हुआ है, इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग हाफ, ठीक है, mv²x, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ mv²y इज इक्वल टू हाफ mv²z इक्वल टू हाफ KBT। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हम लोगों को क्या पता चला? अगर वो x एक्सिस में जा रहा है तो हाफ मानो, y एक्सिस में जा रहा है तो हाफ KBT मानो, z एक्सिस में जा रहा है हाफ KBT मानो। तो हम लोग इसको ना लेते हुए इसको लेंगे, यानी हम इसको इसके इक्वल कर दे रहे हैं। समझ में आया? उस बेसिस पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अरे समझा कि नहीं? ये था क्या? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। बस ये था क्या? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी हम लोगों ने ख़त्म किया। याद रखने का, ठीक है? ये तुम लोगों ने शायद कल लिखे हैं, तो इसके लिए मैं ज़्यादा दूंगा नहीं, ये वाइप आउट कर देता हूँ। अभी हम लोग जो आ रहे हैं, ये सबसे मेरे हिसाब से ईजी रहना चाहिए। क्या है वो? DOF मतलब क्या? डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब क्या? कोई भी गैस मॉलिक्यूल, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब क्या? फ्रीली
किधर भी जा सकता है। क्या होता है? किधर भी जा सकता है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, जेड एक्सिस के अलॉन्ग। पहले एक काम करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम का हम लोग डेफिनेशन या स्टेटमेंट पढ़ते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देखो क्या बोला गया, द टोटल नंबर ऑफ, ये स्टेटमेंट आपको कहाँ मिलेगा? पेज नंबर 61 राइट हैंड साइड, ठीक है, डार्क बोल्ड में लिखा है, देखो 3.3 डायग्राम के ऊपर। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ सिस्टम। अब देखो सिस्टम का मतलब क्या? कंटेनर कंटेनिंग अ गैस मॉलिक्यूल, ये इसका सिस्टम हो गया। यानी जिसके ऊपर हम लोग कुछ रिसर्च कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, वो हमारे लिए सिस्टम हो गया। समझ में आया? लगे रहो, मुन्ना भाई में देखे थे आप लोगों ने, मुन्ना भाई MBBS में देखे थे। वो क्या बोलता है, ये जो बॉडी पड़ी है इसको हम लोग सब्जेक्ट बोलेंगे। सब्जेक्ट क्यों? क्योंकि वो हमारा है, वो इंसान है, वो जिंदा या फिर मुर्दा ही सही, लेकिन कोई भी पेशेंट को अगर आप पढ़ रहे तो मेडिकल लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। वैसा ही फिजिक्स में अगर कोई चीज़ को आप पढ़ रहे हो उसको सिस्टम बोलते हैं। तो अभी हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम के स्टेटमेंट को पढ़ रहे हैं, जो पेज नंबर 61 पर है। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ सिस्टम, सिस्टम बता दिया, आर डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। अब कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या? यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की बात कर रहा है वो। एक्स, वाई और जेड एक्सिस की बात कर रहा है। टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स ये बोला है, और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, एक्स ले लो या वाई ले लो या जेड ले लो। समझ में आ गया? ठीक है, देखो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज रिक्वायर टू बी डिस्क्राइब। ठीक है, ये रिक्वायर होते हैं कब? टू डिस्क्राइब। क्या डिस्क्राइब? पोजीशन। पोजीशन है ना, पोजीशन है ना, पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम। पहले मैं पोजीशन को डिस्क्राइब करता हूँ, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन को डिस्क्राइब करता हूँ। तो लोगों को समझ में आया? मतलब DOF, डिग्री ऑफ फ्रीडम से, यहाँ ध्यान दीजिए प्लीज़, ध्यान दीजिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम से हमको पार्टिकल की या फिर गैस मॉलिक्यूल की दो चीज़ पता चलती है। क्या पता चलती है? पोजीशन पता चलती है, और दूसरा क्या है? कॉन्फ़िगरेशन पता चलता है। दूसरा क्या पता चलता है? कॉन्फ़िगरेशन, ये पता चलता है। समझ में आया? किसके अलॉन्ग? अलॉन्ग द कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स या फिर इंडिविजुअल। इंडिविजुअल क्या बोला उसने? इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, या तो फिर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही सिर्फ, या तो जेड एक्सिस या तो वाई। तुम लोगों को समझा? कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम लोग इनके अलॉन्ग पता कर सकते हैं। और कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन क्या है अभी तक बोला नहीं। तुम लोगों को समझ में आ रहा है? वर्ड समझे उसके। कोई भी गैस मॉलिक्यूल का हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी अलॉन्ग द कोऑर्डिनेट्स हम लोग उसकी पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन पता कर सकते हैं, उसको बोलेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझ में आया? अब ध्यान से सुनिए। सपोज करो कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऑब्जेक्ट नहीं सॉरी, गैस मॉलिक्यूल है, वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन पे सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है। सपोज करो मैंने जहाँ उसको देखा, मैंने उसको वहाँ पर एज्यूम किया कि वो वहाँ रुक गया, तो मैं इसकी पोजीशन कैसा बताऊंगा? देखो ये सिर्फ सीधा जा रहा है, तो मैं इसको एक्स एक्सिस कंसिडर कर सकता हूँ, और मैं बोलूँगा सपोज करो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो मैं बोलूँगा कि भाई इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 4 है, तो इसकी पोजीशन 4 है। क्यों? क्योंकि ये सिंगल ऐसे ही जा रहा है। अरे कुछ समझा? लेकिन सपोज करो, तुम लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या बोलूँ? डिग्री ऑफ फ्रीडम कि वो एक्स एक्सिस भी जा सकता है, ऐसा ही ऊपर गया तो मैं वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट देखूंगा। लेकिन और अगर जेड एक्सिस मतलब समझ गया ना, जेड मतलब एक और निकलेगा, अगर उसके अलॉन्ग जा रहा है तो वो एक अलग रहेगा। लेकिन अगर मैं कोई पार्टिकल अगर इधर है, थोड़ी देर पहले यही एग्जाम्पल दिया था, कोई पार्टिकल अगर इधर है, कौन? गैस मॉलिक्यूल अगर इधर है, तो मैं क्या करूँगा? इसके दो कोऑर्डिनेट निकालूंगा। क्यों? क्योंकि अब ये अकेला एक्स एक्सिस के हवाले नहीं है। अगर मैं 2D देख रहा हूँ, तो ये अकेला एक्स एक्सिस के अलॉन्ग नहीं चल रहा है, एक्स भी है और साथ में वाई को भी इंक्लूड करना पड़ेगा अगर वो 2D है तो। इन अ प्लेन, 2D को प्लेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेन। ऐसा भी बोल सकते हैं, फाइंड डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन 2D प्लेन या इन प्लेन, ऐसा भी बोल सकते हैं। 2D नहीं बोलेंगे, 2D का ही मतलब होता है प्लेन। समझ में आया? अब मुझे याद आया 3 यहाँ था, ठीक है। तो अब देखो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? सपोज करो ये 4 हो गया, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? पोजीशन कैसी पता चलेगी? बाय
डिफाइनिंग द कोऑर्डिनेट वेयर 3 रिप्रेजेंट्स एक्स एक्सिस का वैल्यू और समझ में आ गया 4 रिप्रेजेंट ऐसा। लेकिन अगर मैं 3D में जा रहा हूँ, अगर मैं 3D में जा रहा हूँ तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्ट इधर है और सपोज करो ये जेड एक्सिस है, तो मुझे तीनों के मुझे ये बताने पड़ेंगे कोऑर्डिनेट, तीनों के बताने पड़ेंगे। समझ में आया? सपोज करो ये 3 है, ये 4 है और हो सकता है ये 5 है जेड एक्सिस। तुम लोगों को समझा? तो इससे मुझे पोजीशन पता चलती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी फ्रीली किधर भी जा रहा है जा सकता है, लेकिन हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के ज़रिए से किसी भी मॉलिक्यूल का पोजीशन पता कर सकते हैं। ये समझा एक पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है, उसका कॉन्फ़िगरेशन ढूंढ सकते हैं। दूसरा क्या है, उसका कॉन्फ़िगरेशन। अब याद रखो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है उसके मूवमेंट। वो चल तो रहा है लेकिन कौन सा मोशन कर रहा है, कौन सा मोशन कर रहा है, हमको ये डिफाइन करना है। मैंने आप लोगों को बोला था, याद रखो कि मोशन जो है ये 4 होते हैं, मोशन ऑफ एनी गैस पार्टिकल 4 होते हैं। एक हो सकता है वो एकदम स्ट्रेट जा रहा, अगर स्ट्रेट जा रहा हो तो क्या बोलेंगे, उसको लीनियर पे बोलते हैं, लेकिन आपकी बुक में भी फिलहाल अलग चौक लेता हूँ, उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशनल मोशन। बोलो समझा? प्लीज ये याद रखो, समझ में आ गया? दूसरा क्या है, नहीं, रोटेशनल मोशन। दूसरा क्या है, रोटेशनल मोशन। तीसरा क्या है, वाइब्रेशनल मोशन। चौथा क्या है, चौथा क्या है, स्पाइरली या स्पाइरल मोशन। मगर इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपके बुक में इसके बारे में जिक्र नहीं किया था, वो एक यूट्यूब पे देखा था, इसके लिए मुझे मालूम पड़ गया कि एक और मोशन होता है। 4 मोशन होते हैं। स्पाइरल मतलब कैसा, ऐसा ऐसा जा सकता है, स्प्रिंग के जैसा गोल होकर, ऐसा ऐसा वो भी नहीं मार रहा, गोल होकर जा, तो उसको स्पाइरल बोलेंगे। लेकिन आपके बुक में इसके बारे में जिक्र नहीं किया, मैं भी आगे बताएगा इसके लिए। फिलहाल हमको ये 3 पे ध्यान देंगे। इतना समझा, इतना समझा। आई रिपीट द स्टेटमेंट ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। वो क्या बोल रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, हम लोगों ने 3D के हिसाब से 3 लिए, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। या तो हम लोग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी ढूंढ सकते हैं, अकेला वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी ढूंढ सकते हैं, अगर ऐसा किया तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, रिक्वायर टू डिस्क्राइब, ये रिक्वायर रहेंगे किस लिए, टू डिस्क्राइब क्या, पोजीशन किसकी, ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। समझ में आया, पोजीशन। और दूसरा क्या पता कर सकते हैं, वो कैसा मोशन कर रहा है, तो कैसा मोशन कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, कॉन्फ़िगरेशन। तो हम लोग उसका पोजीशन भी पता कर सकते हैं और वो कैसा मूवमेंट करके जा रहा है वो भी पता कर सकते हैं। अब समझा डिग्री ऑफ फ्रीडम, समझा? अब समझा डिग्री ऑफ फ्रीडम। आई होप कल के मुकाबले थोड़ा समझ रहा होगा, थोड़ा सा समझ रहा होगा। ठीक है, अभी देखो, अभी हम लोग देखेंगे कि ये सब का डिग्री ऑफ यानी कि कॉन्फ़िगरेशन का जो है हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, तो याद रखो क्लासिफिकेशन ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, ये होगा। ठीक है, अभी बराबर तो है। अभी मैं क्या बोलने जा रहा हूँ कि लेकिन गैस मॉलिक्यूल अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होता है, बोलो, एक होता है मोनोएटमिक। यहाँ पर आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, समझ गया, ज़ेनॉन, ये सब अलग अलग है, ETC। दूसरा क्या है, अलग कलर से दिखाओ, डायटमिक होता है, डायटमिक होता है, समझ में आया? जैसे कि हम लोगों ने पढ़े हैं N2O2 H2, ये डायटमिक है। समझ में आया? मतलब ये एक एटम है, ये एक एटम है, यहाँ देख रहे हो तुम लोग, और बीच में जो है इन लोगों की बॉन्डिंग है। बोलो समझा? बॉन्डिंग जो है बीच में इन लोगों की बॉन्डिंग है। कितना समझा? अब ये बॉन्ड के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि ये फ्लेक्सिबल बॉन्ड है तो ये वाइब्रेट करेगा, नहीं है तो कल बोला था ये, और अगर फ्लेक्सिबल नहीं है तो वो वाइब्रेट नहीं करेगा। तो डायटमिक ये होता है, ठीक है, जैसे कि N2 फिर उसके बाद H2 वगैरह वगैरह, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, बोलो, पॉली एटमिक गैस मॉलिक्यूल। समझ में आ गया?
अब देखो मोनोएटमिक, अब देखो मोनोएटमिक गैस जो है ये कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन दिखाएगा, कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन दिखाएगा, जरा ध्यान से देखो। ये क्या बताएगा बोलो, पहला ट्रांसलेशनल मोशन बताएगा, ट्रांसलेशनल मोशन दिखाएगा, ठीक है। अलॉन्ग विथ एक्स एक्सिस यानी कि क्या, हाफ एम, मैं फिलहाल एम वी स्क्वायर के हिसाब से लिख रहा हूँ क्योंकि आपकी बुक में शायद वो लिखा है। पेज नंबर 62, पेज नंबर 62 3.20 वाला इक्वेशन जो है हम लोग उसको अटेम्प्ट कर रहे थे, ठीक है। हाफ एम वी स्क्वायर अलॉन्ग विथ एक्स एक्सिस, हाफ एम वी स्क्वायर अलॉन्ग विथ वाई एक्सिस एंड हाफ एम वी स्क्वायर अलॉन्ग जेड एक्सिस, 3D व्यू में अलॉन्ग जेड एक्सिस। इतना समझा, ठीक है। इसका कितना डिग्री ऑफ क्या बोलते हैं फ्रीडम हो गया, यहाँ पर एक, अलॉन्ग विथ एक्स एक्सिस एक, अलॉन्ग विथ वाई एक्सिस 2, अलॉन्ग विथ जेड एक्सिस 3। बोलो समझा। तो याद रखो मोनोएटमिक गैस मॉलिक्यूल ट्रांसलेशनल मोशन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कर सकता है, वाई एक्सिस के, जेड एक्सिस के, तो इसके लिए लोग का लिख दिए। बोलो समझा। अब दूसरा जो वो मोशन करेगा, दूसरा जो है वो करेगा, वो कौन सा पढ़ लेते हैं अभी अपन ने, ट्रांसलेशनल, उसके बाद रोटेशन, तीसरा वाइब्रेशन। याद रखो रोटेशन, ये रोटेशन करता है नो डाउट, मगर इसका रोटेशन एज कम्पेयर टू डायटोमिक एंड पॉलीएटमिक इतना कम है कि ये नेग्लिजिबल है। समझ में आया, इतना कम है कि ये क्या है, ये नेग्लिजिबल है। तो इसका रोटेशनल मोशन विल बी एक्चुअली जीरो, विल बी कंसिडर एज जीरो। ठीक है, इसका देखो उसके अंदर है ना रेडियस मानना पड़ता है, रोटेशन जब करते हैं उसके अंदर रेडियस मानना पड़ता है। अगर सपोज करो ये डायटोमिक है, ठीक है, तो उस टाइम पे इन लोग है ना इसके सेंटर के अलॉन्ग रोटेट हो गए, सेंटर के अलॉन्ग रोटेट हो गए, तो रेडियस कितना बड़ा हो गया, इधर से लेकर इधर तक इतना बड़ा हो गया। लेकिन अगर ये सिंगल है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये सिंगल है, सिंगल एक एटम है, एक एटम का रेडियस तो है ही नहीं, मतलब समझ में आ रहा है ना, बॉन्ड तो है नहीं, सॉरी बॉन्ड तो है नहीं, मगर हाँ इसका रेडियस है, और ये रेडियस इतना छोटा है उसके मुकाबले, समझ में आया ना, इस बॉन्ड के मुकाबले इतना छोटा है कि उसके रोटेशन को हम लोग नेग्लिजिबल मानेंगे, नेग्लिजिबल मानेंगे। इसीलिए कल इतना याद रखो कि डिग्री ऑफ रोटेशन मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम रिलेटेड टू रोटेशन फॉर मोनोएटमिक गैस मॉलिक्यूल विल बी जीरो। तीसरा क्या होता है, वाइब्रेशनल मोशन। अब वाइब्रेशन मैंने क्या बोला था तुम लोगों को, इसके लिए कंडीशन है कि उसके लिए बॉन्ड होना ज़रूरी है, वो भी उसमें एक और कंडीशन है कि बॉन्ड जो है ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी कि समझ आया ना, नॉन रिजिड होना चाहिए। जब कल हम लोग बोल रहे थे नॉन रिजिड, ये रिजिड वो तो छोड़ो, रिजिड या नॉन रिजिड छोड़ो, इसके पास तो बॉन्ड है ही नहीं, बॉन्ड है ही नहीं। वाइब्रेशन मतलब क्या, आगे पीछे ऐसा होएगा, लेकिन ये आगे पीछे कैसा होएगा, अगर आगे होगा तो उसको तो ट्रांसलेशनल मोशन में मानेंगे, तो ये वाइब्रेशन दिखाई नहीं सकता, इसके लिए जीरो। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनोएटमिक गैस मॉलिक्यूल, ठीक है, टोटल कितना होता है, ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन प्लस वाइब्रेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन का वैल्यू कितना है 3, रोटेशनल की कितनी है 0 और वाइब्रेशन की कितनी है 0 इज इक्वल टू 3। बोलो समझा। ये हम लोग कल कर रहे थे जो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे, इतना समझ गया आप लोगों को, तो इस तरीके से इसका हो गया, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन को समझाने के चक्कर में मैं गलत ना हो जाऊँ, इस एरो का इस तरह इस एरो का इस तरह कॉन्फ़िगरेशन जो है वो रिलेटेड टू मोशन है, मगर मैंने एटम बोला हूँ तो फिर डी ओ एफ पे जाना चाहिए। अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन बोलता तो फिर मुझे मोशन का वो बनाना चाहिए था। ये 3 टाइप के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, ट्रांसलेशनल, रोटेशन और वाइब्रेशन। लोगों को समझा। अब दूसरा क्या है, डायटोमिक। अपना ही है ना पूरा पेपर मेरा मतलब। डायटोमिक में देखो ध्यान से सुनो, पहला क्या है, ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। ट्रांसलेशनल मोशन देखो एकदम सिंपल, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। चलो ये
y है, ये x एक्सिस, z एक्सिस भी है, ठीक है, z एक्सिस भी है। तो देखो ये जो है ये ऐसा भी जा सकता है, जा सकता है, जा सकता है, ऐसा भी तो जा सकता है, ऐसा भी तो जा सकता है ऊपर, और ऐसा भी जा सकता है z एक्सिस। मतलब ये ट्रांसलेशनल मोशन तीनों डायरेक्शन में या तीनों एक्सिस के अलोंग कर सकता है। कर सकता है ना, कर सकता है, कर सकता है। तो याद रखो इसका मतलब इसको बोलेंगे हाफ एम वी, सेम वही क्वेश्चन लिखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर अलोंग एक्स एक्सिस, हाफ एम वी स्क्वायर अलोंग वाई एक्सिस एंड हाफ एम वी स्क्वायर अलोंग जेड एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस। इतना समझा? ये कितना हो गया? 1, ये कितना हो गया? 2, क्योंकि उसको फ्रीडम है कि वो एक्स एक्सिस का लॉन्ग जा सकता है, उसको फ्रीडम है वो वाई एक्सिस का लॉन्ग जा सकता है, उसको फ्रीडम है कि वो जेड एक्सिस का लॉन्ग जा सकता है। इसीलिए ट्रांसलेशनल मोशन का टोटल आएगा 3। समझ में आया? यानी 1 + 1 + 1 = 3, ठीक है। अब दूसरा क्या आएगा? दूसरा आएगा, बोलो रे, रोटेशनल मोशन। अब देखो कल मैंने एक चीज़ बनाया था, वो शायद टूट गई, वो नहीं मिल रही है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का मैंने लकड़ी से कुछ बनाया था, ठीक है। और मैंने क्या बोला था कि डाई एटमिक जो होता है, ठीक है। सपोज करो अभी फिलहाल मैं खाली 2 ही एक्सिस को ज़्यादा प्रीफर कर रहा हूँ, क्योंकि जेड एक्सिस बनाने में थोड़ा दिक्कत होती है, ठीक है। देखो अब ज़रा ध्यान से सुनो, ये डाई एटमिक मॉलिक्यूल है, डाई एटमिक मॉलिक्यूल है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से सुनिए, जिस एक्सिस के अलोंग है वो, ठीक है, मतलब उसको पैरेलल हो रहा है, जिसको पैरेलल हो रहा है दिमाग में बिठा लो, उसके साथ वो रोटेशन नहीं कर सकता, उसके साथ क्या है, वो रोटेशन नहीं कर सकता, ठीक है। अब देखो रोटेशन कैसा होगा, इसका रोटेशन ये ऐसा है ना, इसका रोटेशन ऐसा हो सकता है, अरे बराबर है, ये 2 गोल है ना, यानी ये इधर जा सकता है और ये इधर जा सकता है, ऐसा रोटेशन होगा। अब याद रखो ऐसा रोटेशन होगा तो ये रोटेशन किसको प्रीफर करेगा? जेड एक्सिस को प्रीफर करेगा। क्यों? मैंने क्या बोला हूँ कि सपोज करो आप जो है फेरे मार रहे हो, मतलब समझ में आ रहा है, उसके इर्द गिर्द घूम रहे हो, तो देखो अगर ये ऐसा घूमेगा, ऐसा घूम रहा है, तो जेड एक्सिस को ये एक्चुअली फेरे मार रहा है, ऐसा लगेगा, तो ये जेड एक्सिस को प्रीफर करेगा। अगर वाई एक्सिस है तो कैसा घूमना पड़ेगा? ऐसा घूमना पड़ेगा, ऐसा घूमना पड़ेगा। लेकिन एक्स एक्सिस के लिए ये रोटेशन नहीं हो सकेगा। एक्स एक्सिस के लिए अलॉन्ग विद दिस मतलब क्या? बॉन्ड को सेंटर रखते हुए घूमने की बात हो रही है ना, समझ आए? बॉन्ड को सेंटर रखते हुए घूमने की बात हो रही है, तो वैसा जब ये घूमेगा तो ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग ही घूम सकता है, ठीक है। जिसको पैरेलल रहता है मतलब एक्स एक्सिस, उसको ये मतलब कि ये रोटेशन नहीं कर सकता। तो याद रखो रोटेशन के लिए पहले बोल, ये समझा कि नहीं समझा? जिस एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है, उसको पैरेलल है, उसका बॉन्ड उस एक्सिस को पैरेलल है, तो समझ जाना उसको वो रोटेशन नहीं मार सकता। कैसा रोटेशन? इसका ये सेंटर बन जाएगा, ऐसा रोटेशन नहीं मार सकता हूँ। समझ में आया? तो रोटेशन किस किस को मार पाएगा? वाई, जो 2 बचे हुए एक्सिस हैं। तो अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो इसका मतलब समझ जाओ कि वो जेड और वाई को ही मार सकता है, तो रोटेशन। अब रोटेशन जब मारता है तो हमारा इक्वेशन हाफ mv² नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये तो काइनेटिक एनर्जी है, तो रोटेशन के लिए हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लेते हैं। तो देखो आपकी बुक में 3.20 में बोला है हाफ इंटू आई और ओमेगा स्क्वायर, हाफ इंटू आई ओमेगा स्क्वायर, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग, ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग, मगर एक्स एक्सिस का 0, उस लिहाज से कितना हो गया 1 और ये कितना हो गया 2। कुछ समझ में आ गया? अरे समझा कि नहीं? ये 1 हो गया और ये 2 हो गया और एक्स एक्सिस का 0। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। अब तीसरा जो होता है वाइब्रेशनल। सपोज करो अभी देखो वाइब्रेशनल सपोज करो ये डायटोमिक। अब वाइब्रेशनल को हम लोग को 2 हिस्सों में गिनना पड़ेगा। एक रहेगा रिजिड,
और दूसरा रहेगा नॉन रिजिड। नॉन रिजिड मतलब क्या, ये दो एटम के बीच में का जो बॉन्ड है ये फ्लेक्सिबल है तो नॉन रिजिड, अगर फ्लेक्सिबल नहीं है तो रिजिड। अगर रिजिड है तो याद रखो देयर विल बी नो वाइब्रेशनल मोशन, तो ये हो जाएगा क्या, जीरो। ये हो जाएगा क्या, जीरो। तो याद रखो ये जीरो हो जाता है तो ये टोटल कितना हो जाएगा, देखो ट्रांसलेशनल मोशन हमारा क्या 3, रोटेशनल मोशन हमारा 2, और रिजिड वाला अगर है, रिजिड वाला डायटोमिक है तो वाइब्रेशनल मोशन हमारा 0, ये हमारा 2 और ये हमारा 3, कितना हो जाएगा = 5। ये फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, समझ में आया, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आता है। अभी थोड़ा समझ में आ रहा है कल के मुकाबले, अरे समझ रहा है कि नहीं, ऐसा होएगा। याद रखो वाइब्रेशन में, वाइब्रेशन मतलब क्या, ऐसा कांपेगा नहीं, वाइब्रेशन के लिए ऐसा। और एक बात दिमाग में याद रखना है, वाइब्रेशनल मोशन कब पॉसिबल है, जब हाई हीट एनर्जी सप्लाई होगी। अगर हीट एनर्जी सप्लाई नहीं हुई या टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ा तो फिर वाइब्रेशनल मोशन भी नहीं होगा। लेकिन एज्यूम कर रहे हैं अगर मोशन हो रहा है तो फिर एज्यूम करके लिख रहे हैं क्या ऐसा हो रहा है। वाइब्रेशनल मोशन कब पॉसिबल है, एट हाई टेम्परेचर, ये याद रखो। समझ में आया, तो उस लिहाज से ये ऐसा हो गया। अब नॉन रिजिड है मतलब क्या, फ्लेक्सिबिलिटी है। अब एक बात याद रखो, पेज नंबर 62 के ऊपर आप देख सकते हैं 3.22 वाला जो इक्वेशन है, 3.22 एनर्जी, ई बोले तो एनर्जी लिखा है, ब्रैकेट में लिखा वाइब्रेशनल और बाजू में लिखा है देखो 12mU² प्लस 12kr²। अभी ये बात ज़रा समझिए, u को उसने बोला है वाइब्रेशनल बोला है, ठीक है, वाइब्रेशनल वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेशन बोला है। k इज अ, अभी k क्या है बोलो, m इज अ मास ऑफ द मॉलिक्यूल और k क्या है, फोर्स कांस्टेंट। देखो ध्यान से सुनिए, कोई भी चीज़ वाइब्रेट करती है, कोई भी चीज़ ऑसिलेट करती है या कोई भी चीज़ सर्कुलेट करती है यानी सर्कल करती है, तीनों को हम लोग ऑसिलेशन मान सकते हैं। वाइब्रेट करती है, ऑसिलेट करती है या सर्कुलर वे से घूमती है, तीनों को क्या करते हैं हम लोग ऑसिलेशन में मान सकते हैं। सर्कुलर वो लाइट बंद करके मैंने बताया था टॉर्च मार के, तो इसके ऊपर ऐसा लग रहा है कि टू एंड फ्रो हो रहा है, बराबर है, यानी वो ऑसिलेटरी हो सकता है, यानी है ऑसिलेशन तो है ही ऑसिलेटरी। लेकिन वाइब्रेशन भी क्या है, देखो ये इधर जा रहा है, मैंने क्या बोला ऑसिलेशन ऐसा होगा अलोंग द फ्लेक्सिबल या नॉन रिजिड बॉन्ड जो बीच में रहेगा, आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, मतलब वही हो रहा है ना, आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है पीछे, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग मीन मान सकते हैं, कहीं ना कहीं ये राइट वाला मेरे लिए राइट है, ये राइट वाला एम्पलीट्यूड, ये वाला मेरे लिए लेफ्ट एम्पलीट्यूड, तो ये हो रहा है, इन शॉर्ट ऑसिलेशन हो रहा है। अगर ऑसिलेशन होता है तो एक फोर्स कांस्टेंट रहता है जो बार बार उसको मीन पोजीशन पे लाने के लिए हेल्प करता है, तो इसीलिए वाइब्रेटरी मोशन के लिए जो इक्वेशन बनता है तो वो याद रखो, या दो जो एनर्जी रहती है वो क्या रहती है, 12mU² प्लस 12k, और ये क्या है x है x, हाँ चलेगा, यहाँ पर r दिया हुआ है, ठीक है, क्या ये r², r क्या है, दोनों के बीच में का डिस्टेंस, यानी कि इन शॉर्ट बॉन्ड का लेंथ, बॉन्ड की लेंथ, r इज अ बॉन्ड की लेंथ बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स, k जो है k, ये क्या है, ये फोर्स कांस्टेंट है, u जो है वाइब्रेशनल क्या था ये, वाइब्रेशनल मोशन, सॉरी वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेशन या वाइब्रेशनल वेलोसिटी, m इज अ मास ऑफ मॉलिक्यूल्स। तुम लोग इतना समझ में आ गया, ठीक है, तो ये रहेगा। तो याद रखो वाइब्रेशन में हम लोगों को कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलेगी, 1 और 2 फॉर नॉन रिजिड बॉन्ड बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। तो अब इसका टोटल कितना होगा, देखो ये एक अलग था बाबा, ये एक अलग था, ऐसा मॉलिक्यूल जो डायटोमिक है लेकिन बीच का बॉन्ड फ्लेक्सिबल नहीं है, तो उसके लिए ट्रांसलेशनल 3 रहेगा, और क्या ये रोटेशन 2 रहेगा और वाइब्रेशन 0 रहेगा। अब वैसा ही हम लोग दूसरा एटम कंसिडर कर रहे हैं, चाहे उसके लिए भी अलग सा ऐसा इक्वेशन लिखना चाहिए, लेकिन जगह और टाइम बचाने के लिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो ट्रांसलेशनल मोशन कितना हो जाएगा, जगह भी नहीं,
ट्रांसलेशनल मोशन हो जाएगा 3, रोटेशनल मोशन कितना हो जाएगा 2, और वाइब्रेटरी मोशन कितना हो जाएगा 2, कितना हो गया 7 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो याद रखो फॉर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी व्हाट 7। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा 7/2 kBT। तुम लोग को समझा कि नहीं? तुम लोग को समझा? 3/2 था क्योंकि 3 एक्सिस के अलॉन्ग घूम रहा था। इसका क्या आएगा 3/2, इसका क्या आएगा 5/2 kBT। अब समझ में आ रहा है आप लोगों को? वो जो पहला वाला इक्वेशन लिए थे, एकदम पहला वाला, ठीक है, 3/2 लिए थे ना, 3/2 kBT, तो वो है ये। जहाँ जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो नंबर यहाँ डाल देंगे 3 की जगह पे, बस। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा 7/2 kBT। इतना समझा आप लोगों को? अब पॉलीएटॉमिक कर लेते हैं, उसके बाद एक छोटा सा इक्वेशन कर लेंगे, ठीक है, मेयर्स इक्वेशन या मेयर्स रिलेशन, ठीक है। अब पॉलीएटॉमिक ध्यान से सुनो। पॉलीएटॉमिक हम लोग कैसा कंसिडर कर रहे हैं कि एक सेंट्रल मॉलिक्यूल है और ये 2 बॉन्ड है और 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर सिचुएटेड है, ऐसा कंसिडर कर रहे हैं। ये एक मॉलिक्यूल है, ये बॉन्ड है और यहाँ पर सपोज करो 2 एटम, ऐसा कंसिडर, हल्का सा वी शेप। समझ में आया? तो ही ये पॉसिबल रहेगा। अगर स्ट्रेट कंसिडर करेंगे तो पॉसिबल नहीं रहेगा। इसके अंदर ट्रांसलेशनल मोशन हो सकता है, ट्रांसलेशनल मोशन हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। और तीनों भी कैसे रहेंगे, हाफ mv² x प्लस हाफ mv² y प्लस हाफ mv² z। तो उसलिए उसका मैंने डायरेक्टली लिख दिया 3, चलेगा ना? ठीक है, लिखने में टाइम जाएगा। तुम लोगों को समझ में आ रहा है? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल वुड बी 3 फॉर ट्रांसलेशनल मोशन। दूसरा रोटेशनल मोशन। अब जरा ध्यान से सुनो, अगर वो अलोंग एक्स एक्सिस है, मतलब क्या, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस पे कंसिडर नहीं किया, और ये ऐसा है, ठीक है, नो डाउट एक्स एक्सिस में अगर वो है, जेड एंड वाई पे तो घूमेगा, जेड एंड वाई पे घूमेगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये एक्स एक्सिस पे भी घूमेगा, इस पे एक्स एक्सिस पे, ये बीच में रहेगा और ये दोनों घूमेंगे। तुम लोगों को समझ में आ रहा है? ये बीच में रहेगा और ये दोनों जो है घूमेंगे। अरे समझा कि नहीं? तुम लोग समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? अरे मैं हूँ ना, दोनों भी देखो, ये सेंटर में मॉलिक्यूल है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, इधर एक एटम, इधर एक एटम, और सपोज करो ये एक्स एक्सिस है, तो देखो ये ऐसा घूमेगा कि नहीं? अरे समझा कि नहीं? अरे समझा कि नहीं? देखो ना, ऐसा ऐसा घूमेगा ना, समझा कि नहीं? तो याद रखो, रोटेशनल मोशन फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल विल बी गिवन एज 3, डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी गिवन एज 3। क्यों? क्योंकि वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी होगा, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के। समझ में आया? तो इसका मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने उसको ज़्यादा नहीं लिखा हूँ। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ बोल रहा हूँ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस, अलॉन्ग जेड एक्सिस। बोलो समझा? इस वजह से इसका भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया 3 इसका, 3 इसका। और चाहे डायएटॉमिक हो या पॉलीएटॉमिक हो, अगर नॉन रिजिड है यानी फ्लेक्सिबल बॉन्ड है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा 2 ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ये 2 इक्वेशन रहेगा, हाफ mu स्क्वायर प्लस हाफ kr स्क्वायर। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 2 फॉर नॉन रिजिड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। और डायएटॉमिक मॉलिक्यूल नॉन रिजिड के लिए क्या रहेगा? हाँ 0 रहेगा। तो रिजिड के लिए क्या हो जाएगा? T प्लस R प्लस V। T कितना मिला? 3। R कितना मिला? 3। वाइब्रेशन कितना मिला? 0, यानी कि 6। बोलो समझा? नॉन रिजिड पॉलीएटॉमिक के लिए 6 आएगा। अभी नॉन रिजिड रिजिड के लिए था, रिजिड के लिए था। नॉन रिजिड के लिए क्या आएगा? नॉन रिजिड के लिए क्या आएगा?
T प्लस R प्लस V, ठीक है, ये आ जाएगा 3 प्लस 3 प्लस 2, कितना हो जाएगा 8। ये सारे कैलकुलेशन याद रखो, फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। अचानक में इतना सारा करते बैठेंगे, एक फिल इन द ब्लैंक्स के लिए टाइम जाएगा। बेहतर ये याद रखो। समझ में आया? स्टार्ट। मोनो एटम, 2 लाशें मोनो एटमिक। अब देखो, कल नहीं समझ रहा था, अंडरस्टूड था कि नींद आना लाजमी था। अभी अगर थोड़ा सा शायद समझ रहा है तो प्लीज़ ज़रा ध्यान देना, लाजमी होना चाहिए, ठीक है। मोनो एटमिक के लिए क्या है? ट्रांसलेशनल मोशन 3, ठीक है। लेकिन वाइब्रेशन होगा क्या? वाइब्रेशन के लिए क्या चाहिए? बीच में बॉन्ड चाहिए, वाइब्रेशन होगा। रोटेशन होगा क्या? होता है रोटेशन, लेकिन इसका रेडियस इतना कम है कि उसको 0 मानते हैं, इसके लिए चुपचाप से 3। डायटमिक, डायटमिक में जो बॉन्ड है बीच में, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो फ्लेक्सिबल है या नहीं है। फ्लेक्सिबल है तो नॉन रिजिड, अगर फ्लेक्सिबल नहीं है तो रिजिड, तो दोनों का भी नंबर अलग आएगा, ठीक है। ट्रांसलेशनल मोशन दोनों का 3 आएगा, रोटेशनल मोशन दोनों का 2 आएगा, लेकिन रिजिड के लिए वाइब्रेशनल मोशन 0 आएगा। उस लिहाज से डायटमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 आएगा। समझ में आया? उसी तरीके से डायटमिक का नॉन रिजिड वाले का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा? 7 आएगा। समझ में आ गया? अब आ जाता है पॉलीएटमिक। पॉलीएटमिक के अंदर भी वही बात है कि बॉन्ड की फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर है। ध्यान से सुना, ये फ्लेक्सिबल है तो दोनों फ्लेक्सिबल रहेंगे, फ्लेक्सिबल है तो दोनों फ्लेक्सिबल है। समझ में आया? तो इसीलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ट्रांस वाले का यानी क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन का 3 आएगा, फिर उसके बाद रोटेशनल मोशन का 3 आएगा, दोनों के लिए, रिजिड के लिए भी नॉन रिजिड के लिए भी। अब नॉन रिजिड के लिए क्या आ जाएगा, सॉरी रिजिड के लिए क्या आ जाएगा? वाइब्रेशनल मोशन 0। 3 + 3 6, 3 + 3 6। सोने की फीस भरते हो सीधे बटे, ये सिंक काटना पड़ेगा, ठीक है। अब नॉन रिजिड के लिए क्या आ जाएगा? 3 + 3 + 2, कितना समझा? टोटल हो जाएगा 8। समझा? विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अल्हम्दुलिल्लाह डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड इक्वल पार्टीशन ऑफ एनर्जी एज वेल। अगर किसी को नहीं समझा है तो प्लीज़ पूछ सकता है, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज 3.9 which is being given on page number 62 of your textbook, और इस टॉपिक का नाम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये टॉपिक अगर आप उनको 10वीं का कुछ याद आ रहा होगा, साइंस 1 चैप्टर नंबर 5 के अंदर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी था। उसके अंदर ऐसा बोला गया था कि ये ऐसा कुछ भी कंटेनर ले लो, इसके अंदर वैक्स डाल दो, फिर उसके अंदर जो है मैंने शायद ICL बोला था, ICL मतलब क्या? आयरन, कॉपर एंड लीड के जो है बॉल सेम शेप के, साइज के, है ना, जो है वो हम लोग, और सेम उन लोगों की हीट, इन लोगों को हीट करेंगे और उन लोगों को डालेंगे, तो वैक्स में जो है कोई इतना उतर रहा, कोई इतना, कोई एकदम ज़्यादा, बराबर है। तो स्पेसिफिक हीट क्या होती है? ध्यान से सुनो, कोई भी चीज़ को उतनी हीट दो कि उसका टेम्परेचर बाय 1 डिग्री बढ़ जाए, उतनी जो हीट लगी है उस 1 डिग्री को बढ़ाने में, उसको बोलेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। समझा? कोई भी सपोज करो एक चीज़ है, उसकी डिग्री कितनी है? 20 डिग्री है, मैंने उसको हीट किया कितना? इतना कि वो 121 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो जो हीट लगी ना मुझे 20 को 21 करने के लिए, उस हीट को बोलेंगे स्पेसिफिक हीट। समझ में आ गई? ठीक है। एक और चीज़ है, याद रखो, हिंदी में लिखा, जिसकी स्पेसिफिक हीट कम होती है वो जल्दी गर्म होता है, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है वो जल्दी गर्म होता है। मिसाल के तौर पे 2 जन के झगड़े हो रहे हैं, एक जन जो है सीधा थोड़ी सी तू मैं क्या हुई, भड़क कर सीधा मारो मारी पे आ गई, इसका मतलब उसके बर्दाश्त करने की कुव्वत कम है, सुनने की कुव्वत कम है, ये सीधा भड़क गई। कोई समझ में आ गया? तो याद रखो, जिसकी सुनने की कुव्वत, बर्दाश्त करने की कुव्वत कम है वो जल्दी गर्म हो जाता है। वैसी है कि भाई जिसकी क्या बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कम होती है वो जल्दी गर्म हो जाता है। यानी स्पेसिफिक हीट को समझ लो, बर्दाश्त करने की कुव्वत। समझ में आ गया? तो मैं ये तुम लोगों को 10th में बताया था, तो
10th में बताया था, ठीक है। अब उसी से रिलेटेड हम लोगों को एक चीज़ समझना है, मेयर्स रिलेशन। ये मेयर्स रिलेशन क्या बताता है? कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम के बीच में का रिलेशन बताता है। समझ में आया? तो वो अभी हम लोग देखेंगे, तो ज़रा देखो, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से सुनिए। सपोज करो एक कंटेनर के लो बैटरी का आएगा तो बताना मुझे, और देखो लो बैटरी का आएगा तो मेरे हिसाब से तो रुकती नहीं है वीडियो, ठीक है। ये एक क्या है? एक कंटेनर है, ठीक है। और ये क्या है? ये पिस्टन है जो उसके ऊपर है, जैसा इंजेक्शन का होता है पिस्टन, ठीक है। तो ये क्या है? ये पिस्टन है, ये पिस्टन है। इसके अंदर कोई गैस मॉलिक्यूल है, और ये गैस मॉलिक्यूल रैंडमली हर जगह पर फैली हुई है इनसाइड द कंटेनर। समझ में आ गया? ठीक है। इन लोगों को जो एनर्जी है उसको आपके बुक के हिसाब से बोला गया है DE। DE क्या बोला गया है? DE इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी, या एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ऑफ गैस मॉलिक्यूल। गैस मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी है। नीचे से जो है इसको सपोज करो हम लोगों ने आग दे दी, तो नीचे से क्या दे दिया? इसको आग दे दी, ठीक है। तो ये DQ दिए, इसको क्या दिया है? DQ। DQ क्या है? DQ इज हीट एनर्जी। DQ इज नथिंग बट व्हाट? ये जो भी है आपके बुक में लिखा है। हाँ आया? कुछ आया? लो बैटरी, ठीक है, हीट एनर्जी। बोलो समझा? तो ये DQ जो है हीट एनर्जी है, DE जो है इंटरनल एनर्जी है। तो इतना समझा? ठीक है। अभी जस्ट ऐसा एक कंटेनर के अंदर गैस भरे, पिस्टन लगाए, और जस्ट हम लोगों ने इसको हीट एनर्जी दी। अगर जस्ट हम लोगों ने उसको हीट एनर्जी दिए है तो याद रखो क्या हो जा रहा है? पिस्टन, देखो ध्यान से सुना, होता क्या है? अगर आप किसी गैस को हीट करेंगे तो गैस मॉलिक्यूल को हीट एनर्जी मिलती है। हीट एनर्जी टेकन अप बाय द गैस मॉलिक्यूल विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और वो ज़्यादा फास्ट मूव करेंगे। इतना फास्ट मूव करेंगे कि वो प्रेशर मारेंगे किसके ऊपर? पिस्टन, और पिस्टन ऊपर होता है। लेकिन जस्ट चालू किया तो उतनी एनर्जी नहीं मिली होगी कि उन लोग इतना ज़्यादा फोर्स में आ जाए कि पिस्टन को ऊपर कर पाए। उस टाइम पर याद रखो हीट एनर्जी क्या रहेगी? हीट एनर्जी DQ1 अपॉन dt, टी बोले तो टाइम, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट? CV, कांस्टेंट वॉल्यूम। CV मतलब क्या? कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ स्पेसिफिक हीट, कांस्टेंट वॉल्यूम। ये याद रखो। क्यों कांस्टेंट वॉल्यूम? देखो वॉल्यूम मतलब क्या? एरिया या स्पेस ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल। समझ में आया? इससे रिलेटेड जो वॉल्यूम है वो ये है कंटेनर का एरिया, या फिर क्या बोला था? स्पेस ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल को वॉल्यूम बोलेंगे इस एग्जांपल में। समझ में आ रहा है? तो वॉल्यूम चेंज हुआ नहीं। अगर पिस्टन ऊपर होता तो वॉल्यूम चेंज होता, हाँ वॉल्यूम बढ़ गया, मगर अभी फिलहाल वॉल्यूम बढ़ा इनिशियल स्टेज में नहीं। क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ? DQ1 इज इक्वल टू CV इंटू dt। कर सकता हूँ? अरे कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। अरे बराबर है कि नहीं? ले लो इक्वेशन नंबर 1। इतना समझा? हीट एनर्जी प्रोवाइडेड पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट वॉल्यूम, कभी इनिशियल स्टेज, इसीलिए ऐसा लिख दिया। अरे समझा कि नहीं? तो क्या मैं ऐसा, और एक और चीज़ है कि DQ1 इज इक्वल टू DE। DQ1 इज इक्वल टू DE मतलब क्या? जितनी हीट एनर्जी देंगे वो एनर्जी क्या होगी? उन लोगों के अंदर चले जाएगी, तो इंटरनल एनर्जी हो गई। अरे बोलो समझा कि नहीं? समझा? समझा? अगर ऐसा है तो दिस इक्वल्स दिस, मतलब दिस इक्वल दिस। अरे समझा कि नहीं? वो तुम्हारा दोस्त, वो तुम्हारा दोस्त, वो वाला एक दूसरे के दोस्त। समझ में आया? तो इसका मतलब हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, DE इज इक्वल टू CV इंटू dt। मेरे को छोटा t लिखने की आदत हो रही है। बोलो समझा? इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो।
जो आ रहा है इक्वेशन नंबर देते हो। कितना समझ गया आपको? समझ गया, ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज, ठीक है, फाइन। अब जरा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो प्लीज। ये हो गया इनिशियल स्टेज। अभी हम लोगों ने इसको हटाएंगे तो एनर्जी तो और मिलती जा रही है, गर्मी मिल रही है तो एनर्जी मिल रही है। अब इसका मतलब प्रेशर भी बढ़ रहा है और प्रेशर कॉन्स्टेंटली बढ़ता जाएगा और ये कॉन्स्टेंटली ऊपर होता जाएगा। प्रेशर कॉन्स्टेंटली बढ़ता जाएगा और ये डांस स्टेप नहीं है, समझ रहे हो? वो क्या डी, ये थीटा नहीं है, मतलब कि ये क्या, ये वॉल्यूम, हीट एनर्जी प्रोवाइडेड पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट प्रेशर। इसका मतलब क्या मालूम है? जब ये हीट एनर्जी कांस्टेंटली देते जाएंगे तो प्रेशर जो है वो कांस्टेंटली बढ़ता जाएगा। उस हिसाब से ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? पी क्यू इज इक्वल टू सी पी इंटू डी टी। बोलो समझा? अरे समझा कि नहीं? इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4। अगर यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया है तो बोलिए यस। समझ में आ गया? हो गया? बोलो इतना हो गया? यहाँ तक समझा? अब ध्यान से सुनो प्लीज। लेट मी एक्सप्लेन। 8:30 तक लेक्चर खत्म। चलिए एक काम करो ना, आप लोग यहाँ तक लिख लो ना, फिर मेरे को ना खुद। ओके फाइन। नाउ जैसा ही हम लोगों ने PQ2 मतलब क्या, मतलब कि हीट एनर्जी कॉन्स्टेंटली बढ़ाते गए तो प्रेशर बढ़ते गया। अगर प्रेशर बढ़ा तो पिस्टन ऊपर जाएगा कि नहीं? अगर पिस्टन ऊपर गया, मैं कहता हूँ पिस्टन ऊपर, ऐसा नहीं जाएगा, थोड़ा ऊपर ले लोगे। पिस्टन अगर ऊपर गया, सपोज करो पिस्टन ऊपर गया, ठीक है, पिस्टन अगर ऊपर गया तो इसका मतलब इतनी जो जगह है ये क्या हो जाएगी? PV, यानी चेंज इन वॉल्यूम चेंज हुआ, ये कांस्टेंट प्रेशर, और इतने हिस्से को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्क डन। कभी भी फिजिक्स में कोई चीज़ अगर एक जगह से दूसरी जगह हटती है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे वर्क डन। समझ में आया? एनर्जी वाइज में बात करें तो आप बोलेंगे सर पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से नहीं, वर्क डन। इतना समझा? ठीक है, तो वर्क डन होता है, ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब ये प्रेशर जो क्रिएट हुआ, ये जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, ये जो वर्क डन हुआ, कैसे हुआ? बाय मीन्स ऑफ कांस्टेंट हीट जो हम लोगों ने दिए थे, वो D2 के डैम पे दिए थे, Q2 के डैम पे दिए थे। उसकी वजह से क्या हो गया? ये एनर्जी ने क्या करी? ये हीट एनर्जी ने इंटरनल एनर्जी बढ़ाई, प्लस इसने क्या करी? चेंज वर्क जो है ये कर रही। तुम लोग को समझा? ये जो हीट एनर्जी हुई, ये हीट एनर्जी से मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी आई, ये एनर्जी ने क्या करे? कॉन्स्टेंटली इसके ऊपर पिस्टन के ऊपर प्रेशर मार के इसको ऊपर किए। इन शॉर्ट वर्क डन किए, तो डायरेक्टली हम लोग वर्क डन लिखेंगे, डायरेक्टली हम लोग वर्क डन। ये इक्वेशन कैसा है समझा? कॉन्स्टेंटली अगर हम लोगों ने हीट किए तो क्या हो जा रहा है कि इसके अंदर एनर्जी आते जा रही है, एनर्जी की वजह से पिस्टन पे प्रेशर आया, प्रेशर आने की वजह से ये ऊपर मूव हुआ, इसलिए वर्क डन। तो चाहे तो हम लोग DW ऐसा भी लिख सकते हैं। बोलो समझा? इतना समझा? अब ज़रा ध्यान से देखो, इसको मैंने क्या लिखा हूँ? CP.dt। तो हम लोग लिखेंगे क्या? CP.dt बराबर है इज इक्वल टू TE क्या है? TE क्या है? TQ1 है, मतलब हम लोग फिलहाल हमारी ज़रूरत के हिसाब से ये वाला लेंगे, CV इंटू DT। क्यों? क्योंकि हम लोगों को रिलेशन बताना है बिटवीन कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में, प्लस DW। बोलो समझा? W हैज़ टू बी कैपिटल। समझ में आ गया? अब सेम टर्मिनोलॉजीज साथ में लेंगे, DT साथ में लेंगे, तो क्या हो जाएगा? CP इंटू सेम टर्मिनोलॉजीज नहीं, सेम टर्म्स जो है साथ में लेंगे, तो CP इंटू DT प्लस था तो माइनस हो जाएगा, CV इंटू DT इज इक्वल टू DW। इतना समझा? इसमें से कॉमन हम लोगों को क्या दिख रहा है? DT दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? CP ब्रैकेट आएगा, CP माइनस CV इज इक्वल टू या फिर इंटू DT इज इक्वल टू DW। बोलो इतना समझा? अगर आप लोगों को समझा है तो एक
सा हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, फिर उसको इसमें पुट करेंगे, इक्वेशन विल ओवर इसके अंदर। ध्यान से सुनिए, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन बट फोर्स का फॉर्मूला क्या है, यानी कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया को इधर फेंको तो फोर्स क्या बन जाएगा? प्रेशर इनटू एरिया। बराबर है कि नहीं? सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एफ इन दिस इक्वेशन, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू जी ए इंटू एक्स। A is the area, P is the pressure, A is the area, X is the displacement. Area into displacement is nothing but change in volume. ये एक नया थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। A into X is equal to क्या हो जाता है? Change in a volume. कुछ समझ में आ रहा है? यानी कि work done, change in work done is equal to, अब change in work done is equal to क्या हो जाएगा? P और ये हो जाएगा D। एकदम easy है। work done, ठीक है, ए एक्स की जगह पे मैंने डी भी डाल दिया, पी वैसा ही। तुम लोगों को समझ गया? इसका मतलब मैं चेंज इन, पहले स्टेप समझा आप लोगों को, तो इसका मतलब चेंज इन वर्क डन की जगह पे मैं पी डी वी डाल सकता हूँ। तो देयरफॉर सी पी माइनस सी वी इंटू डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? डी डब्ल्यू की जगह पे पी और ये क्या आ जाएगा? अब जरा ध्यान से सुनिए, हाँ, हमारे पास एक आइडियल गैस इक्वेशन है जो क्या बोलता है? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब यहाँ पर ये गैस का हम लोग जो मोलार मास या मोलार जो मोल गिन रहे हैं, मोल वो है एन, सॉरी इज इक्वल टू 1। मोल क्या है? गैस का मोल 1 गिन रहे हैं। अगर एन को 1 कंसिडर करते हैं, इसका मतलब पी वी इज इक्वल टू व्हाट? आर टी इज इक्वल पी वी इज इक्वल टू व्हाट? आर टी होने वाला है, ठीक है। हाँ, तो अभी हम लोग इसको क्या करेंगे? एकदम इजी है, इसको जो है, हाँ बराबर है, हाँ, तो हम लोग इसको ऐसा कंसीडर कर सकते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू डी वी इज इक्वल टू आर इंटू डी टी। क्या करा मैंने? चेंज इन वॉल्यूम, और ये चेंज इन जो है ये क्या करा मैंने चेंज इन टाइम ऐसा कंसीडर करा। नहीं यार, ये तो टेम्परेचर है, ठीक है। तो देखो पी डी वी इज इक्वल टू आर डी टी, हम लोग ये वाला इक्वेशन जो है इसकी जगह पर डाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? देखो ये क्या हो जाएगा? सी पी माइनस सी वी इंटू डी टी इज इक्वल टू आर और इंटू ये डी और ये टी। तो अभी देखो ये और ये कट हो जा रहा है, और ये हो गया आपका सी पी माइनस सी वी, और ये हो जाता है क्या? मेयर्स रिलेशन बिटवीन, क्या हो जा रहा है? ये सी पी, अरे पी नीचे रहेगा, ऊपर नहीं रहेगा, ये ऐसा नीचे रहता है पैर के पास, हाँ पैर के पास हमारी भाषा में। बस ये हो जाता है क्या? मेयर्स रिलेशन। इसके बाद भी उसने आगे बढ़ाया है बात को, और वो आगे देखो क्या बढ़ाया है, विच इज़ बीन गिवन ऑन पेज नंबर 63, ठीक है। 63 पे इसने क्या बोला है? 3.26 हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, 3.26 हम लोग यहाँ तक पहुँच गए, दिख रहा है? 3.26 तक हम लोग पहुँच चुके हैं। अभी इसके बाद इसने क्या बोला है कि जे के साथ भी उसने कुछ रिलेशन बताया, और बोला जे इज अ मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ऐसा बोला है। और सीपी को देखो उसने लिया, देखो ये वॉल्यूम, एक मिनट जहाँ पहले तुम रुको जरा। अगर आप लोग देखेंगे लास्ट पैराग्राफ ऑफ पेज नंबर 63 लेफ्ट हैंड साइड, तो देखो उसने बोला है सीपी को हम लोग MOSP एंड CV को MOSV भी मान सकते हैं, वैन MO इज अ मोलार मास, और SP और SV जो है ये प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक हीट, ये जो है मतलब क्या बोलते हैं ना, प्रेशर एंड वॉल्यूम है। तो वो ऐसा लेकर भी हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं उस हिसाब से। और ये आर जे, वेर जे इज अ मैकेनिकल इक्विवेलेंट है, इसने जूल्स में लिया है इसने मेरे ख्याल से, अगर इसको जूल्स में लेंगे तो इक्वेशन देखो कुछ ऐसा बन जाएगा जो नीचे दिया हुआ है। उसमें से उसने क्या कॉमन निकाला? MO को कॉमन निकाला, और MO को J के साथ उसने एडजस्ट। समझ में आ गया? अगर इतना समझा है तो विद दिस आई एंड अप विथ माय टुडेज लेक्चर।
समझ में आ गया? हाँ, अभी एंड कर दो।